हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? एकदम शानदार, मजेदार, बिल्कुल चकाचक, एकदम अपने ऊपर भरोसे के साथ और अपने मेंटली कूल, कॉम्पोस्ट एंड काम। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट रखना है। बिल्कुल लास्ट मंथ मतलब मंथ का वीक बचा है। आज मंडे है ना? और इस सैटरडे तुम लोगों का पेपर है। मुझे पता है कि तुम जानते हो एडमिट कार्ड भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं, सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। तो इसी वजह से अभी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी। बट प्लीज़ बिलीव ऑन योर सेल्फ। आई एक्सट्रीमली बिलीव ऑन यू कि तुमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत मेहनत करी है। हर एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, हमको वहाँ याद भी आएगी। बस पैनिक नहीं करना है। पैनिक होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल पैनिक नहीं होगा, हम कितना ही बोल ले कि पैनिक नहीं होगा, बट पैनिक होगा। वी हैव टू हैव द अपर हैंड ऑन द पैनिक। हमको थोड़ा सा आगे रहना होगा हमारे पैनिक से। थोड़ा बहुत पैनिक चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस वजह से हम और बेटर परफॉर्म भी करते हैं ना। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ साकार सीरीज। लाइव सेशंस जो कल और परसों होने वाले उसको छोड़ दिया जाए तो वेंसडे और थर्सडे को लाइव सेशंस है शाम को 7 बजे, जिसमें मैं तुम लोगों को दो तीन चीजें जो तुम्हारे सारे डाउट्स है रिलेटेड टू प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के बारे में तो कई बात करेंगे 3 दिन पहले, बट अगर कुछ तुमको मेंटली इशू हो रहा है, कुछ या समझ में नहीं आ रही है, रिवाइज नहीं हो रही है, कोई टॉपिक में इशू आ रहा है, तो हम थोड़ी बहुत बातें वो करेंगे। बाकी मैं बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे यूटिलाइज कैसे करना है। इसी के साथ हम एक चीज और डिस्कस करेंगे जो तुमने कमेंट्स में किए थे कि सर इसमें ये वाला पॉसिबल हो सकता है क्या ऑप्शन। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च कर लिया है और उसके लिए प्रॉपर पीपीटी वगैरह बनवा ली है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं फर्स्ट लाइव सेशन में तुम्हारे क्लियर कर दूंगा। तो कभी वो पीवाई की रिपीट भी होता है तो गलत आंसर लगाने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो ज्यादा टेंशन नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग द पार्ट 1 ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इसके दो, इन दोनों के बायो इन्फो के और इन्वायरमेंट के हमने दो ही पार्ट बनाए क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चंस हैं वो रेलेवेंट नहीं है, बहुत पुराने अब इन यूनिट्स में स्पेसिफिकली। ठीक है, सो इसमें हम 2023 से लेकर 2019 तक के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 2023। अगेन इसमें भी पार्ट बी के सवाल है, ये सब 3-3 नंबर वाले। तुम्हारे तो सारे सवाल 3-3 नंबर वाले ना। पहला सवाल, राइट। सो पहला सवाल जो है आपका ये एनवायरमेंट से रिलेटेड आ गया कि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट दे दिए, कुछ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, और उनका इम्पैक्ट क्या रहा, उनका अवेयरनेस इम्पैक्ट या अवेयरनेस कैंपेन जो उन्होंने चलाया तो उससे क्या मिला। तो भाई साहब आप ये जानते होंगे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना है। तो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली चिपको आंदोलन में अपना रोल प्ले किया था। चिपको आंदोलन, ठीक है। और मुझे ये सवाल है तुम लोगों से कि चिपको आंदोलन किस ट्री को बचाने के लिए किया गया था, और अगर स्टेट पता हो तो स्टेट भी बता देना, है ना। मैं अभी नाम लिखने वाला था, बट ठीक है, स्टेट पता हो तो स्टेट भी बता सकते हो, ठीक है। चिपको आंदोलन किस ट्री के लिए शुरू किया गया, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चिपको आंदोलन, बट एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, तहरी बचाओ आंदोलन। तहरी बचाओ आंदोलन जो है ये भी आपका किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही किया था। और ये इसका आंसर भी है, मतलब ए का तो 1 है, ए का 1 दो जगह दिख रहा है 1 एंड 2 में, तो ये दोनों एलिमिनेट कर देते हैं अपन। तो बी का 3 और बी का 2 में से कुछ एक होना चाहिए। तो राजेंद्र सिंह, ये थोड़ा सा टफ ऑप्शन है, राजेंद्र सिंह एकदम से नहीं निकाल सकते अपन। लेकिन सलीम अली के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि जब रोबोट 2 आई थी, रोबोट 2.0, जिसमें अक्षय कुमार विलेन था, तो उसमें उनका नाम बहुत चला था कि सलीम अली जी से इंस्पायर्ड है ये कैरेक्टर ऑफ अक्षय कुमार, जो पक्षी राजा था ना उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया था सलीम अली जी ने, इन्होंने बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स किया। तो अगर सलीम अली के बारे में हमको पता है कि सलीम अली जी जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड से रिलेटेड है, तो आप क्या लिख सकते हो, राजेंद्र सिंह क्या होंगे फिर, 3 से रिलेटेड होंगे, मतलब वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड हो गए। सवाल बन गया, आप कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो सी का 2 है तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया। तो ए और सी अगर अपने को पता था तो ये सवाल बन सकता था। मेनका गांधी, ये डायरेक्टली एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड था, तो इसको बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्रिस क्रॉस थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया इसका, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। लेट्स मूव ऑन, अगली कहानी पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम बीओडी भी बोल देते हैं, बीओडी क्या है सर, बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बैक्टीरिया कंज्यूम्स व्हेन। सवाल क्या है, व्हेन, कब। तो बीओडी बेसिकली क्या बात करता है आपसे, बीओडी टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर बॉडी, लेक पॉन्ड वगैरह में। और जब हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है, तो हम बोलते हैं कि यार ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ गया है। क्यों ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, क्योंकि वहां बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरियल कॉलोनीज, या तुम बोल सकते हो कि वहां पे क्या हो रहा है, बूम हो रहा है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं बीओडी का मतलब, तो इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट बैक्टीरिया रिक्वायर्स और कंज्यूम्स ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ
ऑर्गेनिक मैटर इन द एरोबिक कंडीशन। ऑब्वियसली एरोबिक कंडीशन ही होगी, एनारोबिक कंडीशन में अमाउंट क्यों आने वाला है, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए थे, सिर्फ इन दोनों में से लेना था। और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन था, ये भी गलत हो गया। थोड़ा सा एलिमिनेट करते, ऑक्सीजन को दिमाग लगाते तो ही निकल जाता है, एरोबिक वर्ड से निकल जाता है सवाल। आ रही बात समझ में? सो अच्छा, बीओडी का मतलब तो ये समझ गया। मेरे को एक क्वेश्चन में ये बताओ कि ये यूट्रोफिकेशन से कैसे रिलेटेड है, यूट्रिफिकेशन से कैसे रिलेटेड है ना, यूट्रोफिकेशन और यूट्रिफिकेशन से आपका बीओडी कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट मूव ऑन, अगला सवाल। बूटस्ट्रैप वैल्यू, बूटस्ट्रैप वैल्यू इन द फाइलोजेनेटिक ट्री इंडिकेट्स। तो बूटस्ट्रैप वैल्यू जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव डाल दिया इसके अंदर उन्होंने। तो फाइलोजेनेटिक ट्री में बूटस्ट्रैप वैल्यू जो है वो उसकी रोबस्टनेस से रिलेटेड है। रोबस्टनेस का मतलब हाउ करेक्ट और हाउ रिलायबल दैट फाइलोजेनेटिक ट्री इज, तो उसकी करेक्टनेस को बेसिकली ये बताता है। और बेसिकली है क्या आपका ये बूटस्ट्रैप वैल्यू, ये एक स्टैटिस्टिकल, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड बताई थी तुमको बायो इन्फो में, है ना। तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि हम यूज करते हैं टू नो द रोबस्टनेस ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री। और रोबस्ट का मतलब सीधा सीधा क्या है, फाइडेलिटी क्या है, करेक्टनेस क्या है, कितना एक्यूरेट है, कितना हमारे बेसिस पे जो हमने सोचा था उसके बेसिस पे ग्रुप हुआ है, वो सारी चीजें आपकी इससे रेलेवेंट होती है, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देख रहे थे तो इवोल्यूशनरी डिस्टेंस, बूटस्ट्रैप इवोल्यूशनरी डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है कि कितना इवोल्यूशन में समय हुआ, एज ऑफ ब्रांच से भी रिलेटेड नहीं है और नोड लेंथ से भी रिलेटेड नहीं है। ऑल्दो ये तीनों वर्ड्स बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल। The group of organism in marine system that feed on dead biomass and waste material is called, और believe me बहुत सारे लोग decomposers लगा देंगे क्योंकि पहले ऑप्शन में decomposers दिया है, तो सवाल गलत हो जाएगा। decomposer इसका आंसर नहीं है, बट वाई decomposer क्यों नहीं है इसका आंसर? बिकॉज decomposers are the word not exclusively used for marine ecosystem। हमको यहाँ पे मराइन इकोसिस्टम के बारे में या मरीन इकोसिस्टम के बारे में कहा गया है, तो हमको मरीन इकोसिस्टम के बारे में बताना होगा। और इस केस में डीकम्पोजर्स जो है वो सभी के लिए यूज हो जाता है, टेरेस्ट्रियल वगैरह सब के लिए। तो यहाँ पे डीकम्पोजर्स गलत आंसर है। ओमनीवोर्स तो हो ही नहीं सकता, तुम जानते हो कि दोनों जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों कंज्यूम करते हैं उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो है डेट्रिटिवोर्स, बिकॉज डेट्रिटिवोर्स जो होते हैं ये आपके डेट्रिटस पे सर्वाइव करते हैं। किसके ऊपर सर्वाइव करते हैं? डेट्रिटस पे। और डेट्रिटस क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर इन मराइन इकोसिस्टम या मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम या मराइन इकोसिस्टम। तो डेट्रिटस पे जो सर्वाइव करते हैं, जो उसको कंज्यूम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेट्रिटिवोर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सिर्फ मराइन में नहीं है, ओमनिवोर्स में तुमको बता दिया। और एनारोबिक बैक्टीरिया, ये भी सही वाली बात आ गई कि मराइन में ही नहीं है, ये दूसरी जगह पे भी मिल सकता है, एंड दैट्स व्हाई इनको भी हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। एक चीज में कोई बताओ कि अगर ये डेट्रिटिवोर्स या डिकम्पोजर्स की बात करें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना में, और इसका रीजन देना है। यस होगा तो क्यों होगा, और नो होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये वाला सेटअप, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, लेट्स मूव ऑन। अगला, ह्यूमुलॉन्स और अल्फा एसिड्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक बेवरेज। तो भाई साहब ह्यूमुलॉन्स और अल्फा एसिड्स जो हैं बेसिकली यूज किए जाते हैं बियर प्रोडक्शन में, क्योंकि ये ह्यूमुलॉन्स और अल्फा जो है ये हॉप प्लांट्स से लिए जाते हैं। हॉप प्लांट्स के फ्लावर्स, जो हॉप फ्लावर्स होते हैं उनसे लिया जाता है, ये हॉप फ्लावर से लिया जाता है। और ये करता क्या है बेसिकली, ये आपके बियर को एक बिटर टेस्ट, अरोमा इनहेंसमेंट, उसका जो बियर का अरोमा होता है उसको एनहेंस करने के लिए, और आपका नेचुरल प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है आपका ये ह्यूमुलॉन्स और अल्फा एसिड्स। तो बियर में होता है ये, रम, वोदका और वाइन, इन तीनों में ये इसका कोई लेना देना नहीं है। और डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। आगे बढ़ू। अच्छा, कभी वैसे तो मुश्किल है कि ये पूछ लिया जाए, लेकिन अगर कभी पूछा जाए तो इसका नाम है ह्यूमुलस, लिखा है मैंने ल्यूपुलस, ल्यूपुलस। लेट्स मूव ऑन, अगला सवाल। Which of the following animal have a recurrence of estrus cycle during their breeding season, जिसको हम बोलते हैं पॉलीएस्ट्रस। मतलब देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो ये तो मेरा सवाल ही हो गया कि एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंतर बताओ। ये तुम बताओगे भैया कमेंट में, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ इस पे। तो एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है? ब्रीडिंग सीजन होता है जिसमें स्पेसिफिकली उस टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं वो सेक्सुअली एक्टिव होती है और वो उस टाइम पे बच्चे देती है।
तो यहाँ पे जो एस्ट्रस साइकिल की बात है, डॉग्स, फॉक्सेस, इन सब में क्या होती है, मोनो एस्ट्रस साइकिल होती है, एक ही बार बच्चे पैदा करते हैं ये। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो अपने स्ट्रे डॉग्स या जो भी तुम्हारे, अगर तुमने पेट पाल रखा है डॉग को, तो यू मस्ट बी नोइंग जो आपका एक ही बार इनका क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं एक ब्रीडिंग सीजन में। तो दिसंबर में एक बार बच्चे पैदा कर सकते हैं ये, और दूसरी बार कब कर सकते हैं वो, आपके जो नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन आता है इनका, अपना ये गर्मी के बाद। जो बैट्स जो है ये मोनो एस्ट्रस भी हो सकते हैं और पॉली एस्ट्रस भी हो सकती है, एंड दैट्स वाई ये भी कोई मतलब का नहीं है। बट जो स्क्वायरल है ये मेजरली पॉली एस्ट्रस होती है, और ये एक ही ब्रीडिंग सीजन में एक से ज्यादा बार बच्चे दे सकती है। तो ठीक है, स्क्वायरल जो हो जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ केसेस में ये 20 डेज का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है, और ब्रीडिंग सीजन में ये 3 से 4 बार बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो गया हमारा, स्क्वायरल जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अच्छा, मैंने सवाल तो दिया तुमको, ये सवाल पे ध्यान रखना, एस्ट्रस और मेंसल का डिफरेंस बताना है तुमको कमेंट के अंदर, ध्यान रखना है, इसको करना। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू बायोगैस प्रोसीड्स इन 4 स्टेजेस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, देन वी हैव एसिटोजेनेसिस एंड देन मेथेनोजेनेसिस। Which of the following microorganism play key role in methanogenesis conversion state? तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि पहले आप हाइड्रोलिसिस करते हो, फिर आप क्या करते हो, ये लिखा हुआ एसिडोजेनेसिस करते हो, फिर आप एसिटोजेनेसिस करते हो, और उसके बाद में आप लास्टली क्या कर देते हो, मिथेनोजेनेसिस परफॉर्म करते हो। ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप यूज करोगे। तो भैया पहली चीज देख लो, ईस्ट, बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि दीज थ्री रिक्वायर ऑक्सीजन। दीज थ्री रिक्वायर व्हाट, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज द की इन तीनों के अंदर। लेकिन जो आपके आर्किया है, और इसमें भी हम बात करें अगर मिथेनोजेंस की, तो भाई साहब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आप यहाँ पे एसिटोजेनेसिस के बाद में इन एसिटोजेनेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मीथेन फॉर्म करवाते हो, मतलब यहाँ पे जैसे एसिटेट वगैरह आपने बनाया, तो ये एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। ये क्या होता है, ये anaerobic fermentation, and for anaerobic fermentation you can't use something which is requiring oxygen. ठीक है, and that's why इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता है, आर्किया which is a मेथेनोजन क्लास हो गई है उसकी, और मेथेनोजेनेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आई ये बात? आई थिंक ये एटलीस्ट क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई ज्यादा लोड नहीं है ना। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन होता है और एसिटेट होता है, और इससे क्या बन जाता है हमारा CH4 which is मीथेन, और यहाँ पे क्या हो गया ये आर्किया। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 2022 पार्ट बी का पहला सवाल। Which of the following method can be used to treat, very important word, used to treat crude sewage? Crude sewage एक कीवर्ड है, और नाइट्रिफिकेशन है सेकेंडरी एफ्लुएंट्स का, जो सेकेंडरी एफ्लुएंट्स बन रहे हैं उनका नाइट्रिफिकेशन भी करना है आपको। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो दो चीजों पर ध्यान देना आपको। क्रूड सीवेज मतलब जो कि अनट्रीटेड है, क्या है, अनट्रीटेड है। तो अनट्रीटेड है और इधर आपको 95 भी करना है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है रीड बेड्स। तो रीड बेड्स क्या होते हैं कि जब हम सीवेज ट्रीटमेंट वाटर करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो इसमें जब हम प्राइमरी एफ्लुएंट्स और सेकेंडरी एफ्लुएंट्स वगैरह बनाते हैं, तो प्राइमरी एफ्लुएंट्स बना के बाद हम यहाँ पे रीड बेड्स को यूज कर सकते हैं। और इसके केस में क्या होता है, ये जो रीड बेड्स होते हैं ये आपके क्रूड सीवेज को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और नाइट्रिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक दो चीजें लिखवा देता हूं मैं, जरा इसको देख लो। हाँ, तो रीड बेड्स दीज आर नेचुरल मेथड, पहली चीज तो दीज आर नेचुरल मेथड, पहली चीज ही ध्यान रखनी है। और इसके अंदर क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड जोन्स, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड जोन्स। ये जो ऑक्सीजनेटेड जोन्स हैं इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो पाता है, नाइट्रिफिकेशन भी हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, नाइट्रेट। नाइट्रेट है या नाइट्राइट है, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो जाता है आपका। बाकी जो डकवीड पॉन्ड, एल्गल फिश पॉन्ड और वाटर हाइसिंथ पॉन्ड है, इनके बारे में बात करें तो डकवीड और एल्गल ये दोनों ट्रीटेड वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, या ट्रीटेड वाटर के लिए यूज किया जाता है, पहला। और दूसरा आपका ये टर्शरी ट्रीटमेंट है, यहाँ पे हमको सेकेंडरी एफ्लुएंट चाहिए था। ये टर्शरी ट्रीटमेंट वाले पॉन्ड्स है दोनों, जिसके अंदर हम ये वाले पौधे लगा के पॉन्ड्स बनाते हैं।
आखिरी में वाटर हाइसिंथ पॉन्ड की अगर बात करें हम लोग, तो ये क्रूड वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर ये दोनों, ये भी क्रूड वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता और ना ही ये कर सकता है। क्रूड वेस्ट हैंडलिंग नहीं पॉसिबल है यहाँ पे। तो रीड बेड्स जो है वो डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि वो क्रूड बेड्स के बेसिस पे नाइट्रिफिकेशन वगैरह भी करवा सकते हो और उसको हैंडल भी कर सकते हैं। अगला सवाल, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइलोग्राम एंड क्लेडोग्राम? अरे बहुत अच्छा सवाल है ये भी, फाइलोग्राम क्लेडोग्राम। फाइलोग्राम क्लेडोग्राम में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि फाइलोग्राम एंड क्लेडोग्राम ये दोनों ही आपका कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बात तो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन फाइलोग्राम जो है ये इवोल्यूशनरी टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता है, और क्लेडोग्राम जो है ये टाइम को रिस्पेक्ट में नहीं रखता, ये सिर्फ आपको बता देता है कि यहाँ से ये ब्रांचिंग हुई थी, यहाँ से ये ब्रांचिंग हुई थी, यहाँ से ये ब्रांचिंग हुई थी, यहाँ से ये ब्रांचिंग हुई थी और ये चला गया था और यहाँ से ये ब्रांचिंग हुई थी और काम खत्म। ठीक है, जैसे मान लो ये फाइलोग्राम हो गया, क्लेडोग्राम हो गया, सॉरी ऐसे करके क्लेडोग्राम हो गया। लेकिन जब आप फाइलोग्राम बनाते हो तो आप कॉमन एंसेस्ट्री बनाते हो, फिर आप इस तरीके से उसके अंदर क्या करते हो, अलग अलग ब्रांचेस की लेंथ रखते हो ऐसे करके, और ये ब्रांचेस की लेंथ है ये आपको क्या बताती है, इवोल्यूशन का पीरियड बताती है, और ये फाइलोग्राम है और ये क्लेडोग्राम है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फाइलोग्राम शो कॉमन एंसेस्ट्री बट नॉट टाइम, उल्टा लिखा हुआ है, फाइलोग्राम में इवोल्यूशनरी टाइम होता है। ब्रांचेस ऑफ क्लेडोग्राम आर प्रोपोर्शनेट टू इवोल्यूशनरी टाइम, नहीं ये भी गलत बात है, क्योंकि ब्रांचेस तो मैंने फाइलोग्राम में बताया ना कि ये इवोल्यूशनरी टाइम को बता रही है। क्लेडोग्राम शो कॉमन एंसेस्ट्री बट नॉट टाइम, ये बिल्कुल सही बात है, अभी बताया क्लेडोग्राम में सिर्फ एंसेस्ट्री पता चलती है और कोई डिफरेंस नहीं है, तो नहीं ऐसा भी नहीं है, आंसर क्या हो गया सी, कि क्लेडोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्री पता चलती है, टाइम पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर दैट एंड एक्वस हजार्डस वेस्ट, ठीक है, विच हैव लेस देन 1% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, 1% से कम सस्पेंडेड सॉलिड्स है, उसके लिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्या करना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन पे एक दिमाग में एक सवाल आ रहा है, वो भी पूछ लेता हूँ। डेंड्रोग्राम क्या होता है ये बताओ जरा, डेंड्रोग्राम क्या होता है, यू शुड नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पढ़ लिया अपन ने क्या, इसके अंदर हैजार्डस वेस्ट है एक्वस में, वेस्ट वाटर भी और एक्वस हजार्डस वेस्ट भी है। हजार्डस मतलब जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, बट इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो 1% से भी कम है, तो आप क्या यूज करोगे, तो इसके लिए जो बेस्ट प्रोसीजर होगा वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होगा, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है ये आपका क्या होता है, बहुत ही रिलायबल प्रोसेस है, पहली चीज तो मतलब भरोसा किया जा सकता है इसके रिजल्ट्स पे, रिलायबल है, इजी है काफी, कर सकते हैं इसको आसानी से, बहुत ज्यादा मैन पावर की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्विक है, करने में क्विक है, रिजल्ट आने में तो टाइम ही लगता है ना, क्विक है। इसके अलावा और अगर हम इसमें देखें तो जो लेस कंटेमिनेटेड वाटर्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, बेस्ट फॉर लेस कंटेमिनेटेड वाटर। अब यहाँ पे 1% के आसपास अरेंजमेंट है, मतलब हमारा लेस कंटेमिनेटेड वाटर है, और इसी केस में लेस कंटेमिनेटेड होने के कारण इसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे बायोरिएक्टर वगैरह भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको एडवांस स्टडी पे जाना है तो आप बायोरिएक्टर वगैरह यूज करोगे, बेसिकली 1% के लिए बायोरिएक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, xenobiotic जीनो बोल रहा था मैं, xenobiotic pollutants are biomagnified and accumulate in marine organisms, और statement 2, pollutants can be quantified in tissue sample from key marine animals living in the environment where pollution monitoring is in place। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होगा इसके अंदर, फिर इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बेसिकली अच्छा सवाल है ये, इसमें हमको समझने की बात इतनी सी है कि बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, और बायोमैग्निफिकेशन जो है वो आपके यहाँ पे xenobiotic से कैसे रिलेटेड है, बाकी और कोई दिमाग नहीं लगाना है इस सवाल में, ठीक है, ट्राई करो इसको। राइट, सो यहाँ पे क्या बोल रखा है, xenobiotic pollutants और क्वांटिफिकेशन के बारे में बात की गई है, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि xenobiotics है क्या। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमको दिया था xenobiotic pollutants के बारे में, तो xenobiotic pollutants क्या होते हैं, फॉरेन मैन मेड, कीवर्ड है ये, मैन मेड केमिकल होते हैं जो बहुत आसानी से इन्वायरमेंट में ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते हैं। ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये मराइन फूड वेब्स में बायोमैग्निफाइड होते रहते हैं, और बायोमैग्निफाइड होने का मतलब जो होता है कि इनका कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मतलब टॉप प्रेडेटर की तरफ बढ़ते हो तो इनका कंसंट्रेशन भी क्या होता है ऑर्गेनिजम्स में बढ़ता जाता है, तो मैग्नीफाई हो रहे ना, देखो लिखा है यहाँ पे, बायोमैग्निफिकेशन मींस दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इंक्रीजेस
एट इज मूव द फूड चेन। इसका क्या मतलब कि जो टॉप प्रेडेटर्स है लेके फिश, बर्ड्स एंड मराइन मैमल्स, इनके अंदर क्या होगा, हाई लेवल्स ऑफ ये पॉल्यूटेंट्स होंगे, चाहे इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पानी में बहुत ज्यादा ही कम रहा हो, क्योंकि एफिशिएंसी का ही खेल ऐसा है ना, 10% रूल जानते हैं अपन इकोलॉजी में, कि जो नीचे वाला सिर्फ 10% रूल देता है तो ऊपर वाले को ज्यादा खाना पड़ेगा नीचे वाले को, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, इस तरीके बायोमैग्निफिकेशन इस तरीके से होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही दिया है कि जीनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो आपके बायोमैग्निफाइड हो जाते हैं, हाँ, आर बायोमैग्निफाइड एंड एक्यूमुलेट इन मराइन ऑर्गेनिज्म, या इट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देख लो, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं बायोमैग्नीफाई होते हैं मराइन फूड वेब में, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टिश्यू सैंपल्स को यूज कर रहे हैं की मराइन एनिमल्स से, जिससे हम देख सके कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन किस लेवल का है, और इस एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है इकोसिस्टम की और पॉल्यूशन जो है उसको रोकने में मदद करेगा ये। तो अगला स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट देखो, pollutant can be quantified in tissue sample from tree marine living in the environment where pollution monitoring is placed. Yeah, this is true. This is true. Statement 1 and 2 are correct. आइए सामने अगला, अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्राइन श्रिम्प एसे, ब्राइन श्रिम्प एसे, भैया इसका क्या काम है, ब्राइन श्रिम्प एसे का, तो बेसिकली ये जो है आपका एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स की ताकत को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि कितना टॉक्सिक है वो केमिकल, विद द हेल्प ऑफ एग्स ऑफ ब्राइन श्रिम्प। डायरेक्टली हम एडल्ट यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं क्या, एग्स ऑफ ब्राइन श्रिम्प, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एंटी कैंसर वगैरह टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ब्राइन श्रिम्प जो है ये ऐसे बहुत ज्यादा इजी होता है और क्विक होता है, इसलिए आज भी कई जगह पे इसको यूज किया जाता है कि भैया हो क्या रहा है। तो बेसिकली टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी कैंसर मॉलिक्यूल जो है वो इसका सही आंसर है। बाकी सैलिनिटी 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 है, तीनों में ही कोई लेना देना ही नहीं है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, strong adhesives can be prepared using the constituent of which of the following? So basically टेंटिकल और हेड्रा में हाँ सकिंग वगैरह और स्टिकिंग तो होती है, बट यहाँ पे क्या टेंटिकल इतनी पावरफुल एडिसिव नहीं है, नॉट कमर्शियली पावरफुल एडिसिव, कमर्शियली पावरफुल एडिसिव, उतना पावरफुल नहीं है। बेस ऑफ सी एनिमोन, इसका कोई लेना देना नहीं है। बाइसेस जनरेटेड बाय सी मफल, या इट इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। किसके लिए ये प्रोटीन फिलामेंट्स किसके लिए होते हैं आपके, बेसिकली अटैचमेंट के लिए होते हैं कि सी मसल जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से सबस्ट्रेट से अटैच कर सके। लेकिन जब आप इसको निकाल लेते हो और आपको पता चलता है अच्छा बाइसेस, तो आप बाइसेस से क्या कर लेते हो, एडेसिव बना सकते हो। प्लेटफॉर्म जनरेटेड बाय सियरचिन, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तीनों ही आंसर जो है वो गलत है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। आई होप ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन। Okay, now the next question. If the maintenance coefficient is significantly high, then which reduction in specific growth rate? ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट उस पे ग्रोथ रेट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सवाल है, जरा इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखो, जब भी मेंटेनेंस का मतलब होता है तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो तुमने वो सुना होगा मेंटेनेंस कैलोरीज, सुना है मेंटेनेंस कैलोरीज। Maintenance calories are that amount of calorie that is required to maintain the weight. है ना, टू मेंटेन दी वेट। सो यहाँ पे बेसिकली आपको कितनी कैलोरीज चाहिए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। यहाँ पे मेंटेनेंस कोफिशिएंट वो है जो आपको कितनी एनर्जी चाहिए अपने को जिंदा रखने के लिए, दैट इज मेंटेनेंस कोफिशिएंट। तो बेसिकली अगर मेंटेनेंस कोफिशिएंट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा जो है हमारा मेंटेन करने में जा रहा है, तो रिडक्शन जो होगा स्पेस ग्रोथ रेट का, वो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली बायोमास जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों बायोमास क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा भैया, क्योंकि एट द एंड देखो ना आप, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है और आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट तो कम है, देन रिडक्शन इन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, बैक्टीरिया तो बन ही नहीं रहे, लेकिन आपका क्या है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो यील्ड होगा वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली यील्ड होता है कैसे, तो y इज इक्वल्स टू 1s, ऐसा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया,
वेटलैंड्स आर वेरी रिच एंड डाइवर्स इकोसिस्टम, हाँ बिल्कुल सही बात है, एंड मस्ट बी प्रिजर्व, बिल्कुल. Which convention site in Iran protects the specific ecosystem on the global level? It is Ramsar site because Ramsar जो है वो एक शहर का नाम है ईरान में. बहुत ही बेसिक सवाल था ये. वियना कन्वेंशन, और इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. तो वियना कन्वेंशन, जेनेवा और आपका बेसल कन्वेंशन. तो वियना कन्वेंशन की बात करें तो वियना ओजोन प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ओजोन प्रोडक्शन से. जेनेवा जो है ये आपके कुछ कंट्रीज की हेल्प वगैरह कर सकते हैं जब वो वॉर के सिचुएशन में होते हैं, तो भैया इस टाइम पे. सो इट प्रोटेक्ट्स पीपल, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम वॉर टाइम्स और ड्यूरिंग, अच्छा वर्ड होगा, ड्यूरिंग वॉर टाइम्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया वॉर टाइम्स के बारे में. जेनेवा कन्वेंशन. बेसल कन्वेंशन की बात करें तो ये आपका क्रॉस बॉर्डर हैजार्डस सब्सटेंसेस की, हैजार्डस सब्सटेंस मॉलिक्यूल किसी की भी मूवमेंट की परमिशन नहीं देते हैं. तो क्रॉस बॉर्डर हैजार्डस और अब क्या क्या हो गया यहाँ पे, सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स. तो इस केस में क्या होता है यहाँ पे ये बेसिकली छूट नहीं देता, तो भैया हो ही नहीं पाता है, फिर आपको क्या लेना पड़ता है, तो फिर इस तरीके से. अरे क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये नहीं, क्रॉस बॉर्डर, वेट वेट वेट, हाँ ठीक है. सो यहाँ करेक्शन है, क्रॉस बॉर्डर बस इतना ही लिखना है, क्रॉस बॉर्डर हैजार्डस वेस्ट प्रोटेक्शन, कि होना नहीं चाहिए मूवमेंट, है ना. दैट इज बेसल कन्वेंशन. तो इसका आंसर क्या हो गया, रामसर कन्वेंशन. ठीक है, एक दो वर्ड और बता दो, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग है, वो क्यों यूज किया जाता है, और आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये क्यों यूज किया जाता है, इसको भी बता देना, है ना. इसके बारे में भी सवाल आ सकता है आगे, क्योंकि इन पे आया है तो. ठीक, राइट, लेट्स मूव ऑन, अगली कहानी पे चलते हैं. फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में बताता है, फाइलोजेनेटिक ट्री, ऑब्वियसली इवोल्यूशनरी रिलेशन विद द बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो जीन्स रिलेटेड थ्रू वर्टिकल डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल जीन आर कॉल्ड. तो बेसिकली आपका एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे फिर आपका इस तरीके से मॉडिफिकेशन होते गए आगे चलते चलते, और एक जीन जो है वो क्या हो रहा है आपका बार बार इससे कॉमन है, मतलब यहाँ पे जो बच्चा है इनसे इनका जीन जो है वो कॉमन है. तो इसको बोलते हैं सर ऑर्थोलोगस जीन्स. इसको थोड़ा ढंग से समझ लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. देखो, ऑर्थोलोगस, पैरालोगस, तो इसको एक बार रीड कर लो फटाफट से. ऑर्थोलोगस यहाँ पे लिखा हुआ है, जीनोलोगस, पैरालोगस और हेटेरोलोगस. इसको एक बार देख लेना. These genes originate from the same ancestral gene in different species due to speciation event, और फिर दे टिपिकली इनकोड फॉर सिमिलर फंक्शन. तो बेसिक पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसे ही पैरालोगस इंपॉर्टेंट है, तो ये पैरालोगस भी देख लेना. इसके अंदर जीन डुप्लीकेशन की बात करते हैं अपन. जीन डुप्लीकेशन पता है ना, एक जगह पे वापस से जुड़ जाना दूसरी जगह से निकलते हुए. अगला 5 जून क्या है भैया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. क्या पूछना है इसमें, कुछ बताने की जरूरत. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल. तो भैया बायोडीजल बनने के लिए आपको चाहिए ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. क्या चाहिए, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. बेसिकली यहाँ पे होता क्या ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, ट्रायासाइल ग्लिसरॉल ले लेते हैं, टैग ट्रायासाइल ग्लिसरॉल, और इसको मिला देते हैं मिथेनॉल के साथ, और इससे हम क्या ले लेते हैं, ठीक है. और इसका मतलब क्या है यहाँ पे, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, फेम. अब ये जो फैटी एसिड मिथाइल एस्टर है, फिर यही आपका क्या कहलाता है, बायोडीजल. ठीक है, इट इज योर बायोडीजल. अरे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो रहा है. और साथ में ग्लिसरीन भी निकलता है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट चलो लिख देता हूँ मैं आपको, इतनी बात बता ही दी है. तो इसका एक्चुअल क्या है अरेंजमेंट, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ये समझ में आया. बायोडीजल बनाने के लिए याद रखना है, छोटा मोटा बात है. अगला क्वेश्चन, which of the following marine phototroph can utilize CO2 at the carbon source, या at their carbon source. भैया कार्बन सोर्स उनका क्या है, CO2 है.
तो इसके लिए जो आंसर है वो अपने पास में क्या, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर CO2 यूटिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है जब ये एनऑक्सिक कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं हेलियोबैक्टर, क्लोरोबैक्टर, हेलोबैक्टर, ये सारे के सारे ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बिना ऑक्सीजन के इनके पास में क्या है, सर्वाइवेबिलिटी नहीं है, सो कांट सर्वाइव, एनारोबिक है बेसिकली, कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। तो बेसिकली यहाँ पे सीन ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यार मेरा दिमाग कहीं और है अभी, वेट अ मिनट, 2 मिनट दो मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी यार वो 2-3 दिन से क्या मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड थे तो थोड़ा दिमाग में वही वही चीजें चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा फोकस नहीं कर पाया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मराइन फोटोट्रॉफ है जो कि आपका CO2 को यूटिलाइज कर सकता है एज अ कार्बन सोर्स। अब जो ये बाकी हेलियोबैक्टर है, क्लोरोएसिडोबैक्टर है और हेलोबैक्टर है, बैक्टीरिया है, ये तीनों जो है ये आपके क्या है, ऑक्सीजन के बिना वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये आपको दे कांट यूज CO2 as a sole, CO2 as a sole carbon source, CO2 as a sole carbon source, बट जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है दे कैन यूज CO2, एंड दैट्स वाई यही आंसर है अपना कि भैया ये CO2 को इस्तेमाल कर सकता है, और इसी वजह से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मराइन फोटोट्रॉपिक जो आपका अरेंजमेंट है, और ये एनॉक्सिक भी है, ध्यान रखना, इनको एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगले पे चलते हैं। Which of the combination of gases is finally produced during anaerobic digestion? भैया anaerobic digestion के बारे में पूछा गया है, anaerobic digestion। तो जब anaerobic digestion होता है तो आपका क्या निकलता है भाई साहब, CO2 निकलती है, CO2 तो निकलेगी निकलेगी, यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है, ऑब्वियस बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती, लेकिन यार कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे निकलती, नाइट्रोजन में नहीं निकलती, है ना, तो क्या आएंगे आंसर, मेथेन एंड CO2। ये मेथेनोजेनेसिस की तो बात कर रहा है एनारोबिक बोल के, मेथेनोजेनेसिस, तो इस वजह से आपके आर्किया में अभी बताया था ना मेथेनोजेनेसिस में, तो ये आपका बायोगैस में जो यूजुअली होता है, तो CO2 और क्या निकलती है, मीथेन निकल जाती है। नाइट्रोजन बहुत ट्रेस अमाउंट में निकलती है, लेकिन ये आपका एनारोबिक अरेंजमेंट में इतनी नाइट्रोजन निकलने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका भी कोई रेलेवेंस यहाँ पे नहीं बनता। नेक्स्ट अगला, Which of the following is a chemotherapeutic drug obtained from marine source? अब ये देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई तुक्का नहीं मार सकते अपन, सीधा पूछ लिया है कीमोथेराप्यूटिक ड्रग बताओ जो मराइन सोर्स से लिया जाता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है ट्रेबेक्टेडीन। और ट्रेबेक्टेडीन जो है ये आपका कहाँ से लिया जाता है, मराइन सोर्स से इसको हम यूज करते हैं, और ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, ये बाकी जो है ये आपके दूसरे सोर्सेज से लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके बारे में 2-3 चीजें लिख दी है, तुम देख सकते हो, ये एवेस्टीन है, ये एब्रेक्सेन है, एड्रियामाइसिन है, और ये ट्रेबेक्टेडीन है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ये एंटी कैंसर मतलब एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम द सी स्क्वाड विच इज मराइन ट्यूनिकेट। ठीक है, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। लेट्स मूव ऑन अगला, Which of the following is not used as a biopesticide? बायोपेस्टिसाइड की तरह किसको यूज नहीं किया जाता है, तो भाई साहब ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस को बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं क्या आराम से बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। बीटी कॉटन में तो इसको यूज किया भी था अपन ने, एनपीवी को भी अपन यूज करते हैं, ये पॉलीहाइड्रोसिस वायरस और आपका ट्राइकोडर्म हर्जिनियम, इनको भी अपन यूज कर ही लेते हैं भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल, टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी द मोस्ट सस्टेनेबल, अरे भाई साहब इतना आसान सवाल है, मोस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन सी होगी, रिपीटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, 12 बजा दोगे सॉइल की, रिपीटेड यूज कर लिया तो इससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, लगातार बार बार एनपीके वगैरह डालते रहोगे तो सेम क्रॉप बार बार ग्रो करोगे तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स वो बार बार डिप्लीट करती जाएगी सॉइल में, सॉइल खराब हो जाएगी। बर्निंग द क्रॉप वेस्ट इन द फील्ड, स्लैश एंड बर्न कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर बार बार स्लैश एंड बर्न करेंगे तो हमारा क्या होगा, मिट्टी की जो पकड़ है और वो सारी चीजें वो खत्म होने लगेगी, इसलिए ये भी कोई बेस्ट ऑप्शन तो नहीं बनता। मोस्ट सस्टेनेबल ऑप्शन क्या है, क्रॉप रोटेशन, कई बार लेग्यूम लगा लो, कभी कोई ग्रेन लगा लो, सीरियल वगैरह टाइप का कुछ, है ना, तो इससे क्या होता है आपका जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है, क्योंकि अलग अलग जो ये है फसल,
तो फसल जो होती है वो अलग अलग टाइप की न्यूट्रिएंट्स देती है। तो कई बार अगर आप लेग्यूम लगा रहे हो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन रिच करा देगी, फिर अगली बार नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है कुछ और रिच हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहता है। क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट थिंग। अगले पे चले, 2019 का पेपर देखें। ओके, पहला सवाल 2019 में क्या था भैया? पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग इज अ फूड बॉर्न इलनेस। फूड बॉर्न इलनेस मतलब खाने से होती है ये इलनेस, पीएसपी बोलते हैं इसको, पीएसपी। That typically develops after consumption of shellfish contaminated chiefly with the heat stable and acid stable toxin। तो आपको बताना है कि शेलफिश का वो कौन सा टॉक्सिन है जो हीट स्टेबल है और एसिड स्टेबल है, जिसको खाने से पीएसपी हो जाता है। तो उसका आंसर है सेक्सीटॉक्सिन। इट इज सेक्सीटॉक्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएसपी। बचे हुए भी देख लो एक बार, लेकिन है ना। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इट इज न्यूरोटॉक्सिन। मैंने न्यूरोट्रांसमीटर कहा बट वो न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा ये। बाकी भी देख लेते हैं। तो माइक्रोटॉक्सिन तो कोई लेना देना है नहीं इससे। एफ्लाटॉक्सिन भाई साहब आपका फंगस से मिलता है। कौन सी फंगस से मिलता है ये तुम कमेंट में बताओगे मुझे। और ये आपका ग्रेन्स और सीरियल से रिलेटेड है कि वहां पे देखने को मिलता है, जिससे बीमारी हो सकती है। इससे कौन सी बीमारी होती है वैसे एफ्लाटॉक्सिन से? कोई बीमारी होती है या कुछ और है? ये क्या करता है? ये कुछ करता है और बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है एफ्लाटॉक्सिन। बताओ क्या है। और ओकेडाइक एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो ओकेडाइक एसिड जो है ये आपका डीएसपी करवाता है, ये पीएसपी नहीं करवाता है। मतलब यहाँ पे डायरिया कर दो और बाकी ये सेल्फिश पॉइजनिंग तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, डायरिया। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, ये एंटी फ्रीजिंग मॉलिक्यूल, ये ऑब्वियसली रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्लाइकोप्रोटीन इसका आंसर है ना, एंटी फ्रीजिंग मॉलिक्यूल। आई थिंक ये बायोकेम में या सेल बायो में कहीं बताया था। नेक्स्ट, which one of the following transgene expressed in transgenic fish by an appropriate inducible promoter may be used for detecting environmental toxicants? तो कौन सा ट्रांसजीन हम इसमें से यूज करें जो ट्रांसजेनिक फिश में हो, इंड्यूसिबल हो और ये बता सके कि हाँ यार एनवायरमेंट में टॉक्सिन हो गए हैं या टॉक्सिकेंट्स हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेगा, तो ये टॉक्सिकेशन के लेवल को नहीं बताएगा, है ना। अब हो सकता है आप हम बोले कि टॉक्सिन बढ़ जाएंगे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट इसको आप देख नहीं सकते वैसे डायरेक्टली। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, हाँ इसको देख सकते हैं क्योंकि ये आप प्रमोटर में लगा सकते हो। और ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जितने टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, सो टॉक्सिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जीएफपी का एक्सप्रेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जीएफपी का एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा तो आपका क्या होगा, कलर बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी कलर की, और इस वजह से ये यूज किया जा सकता है। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड और ये वाली जो बाकी ऑप्शंस है इनका कोई लेना देना नहीं है कि क्योंकि हमको चाहिए क्या यहाँ पे, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स को देखना है। दूसरी चीज, इन तीनों में एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि फिश की जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको भी इम्पैक्ट करे, बट जीएफपी जो है वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करता है। सारी बात समझ में? आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल था ब्लास्ट वाटर। तो ब्लास्ट वाटर के बारे में सवाल है। ब्लास्ट वाटर देखो, ये पहली चीज तो है कि ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं है। तो ब्लास्ट वाटर में भी कैरिड ऑन बोर्ड बाय शिप्स, तो मतलब जहाज से रिलेटेड बात है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड इंप्रूव मैन्यूवरेबिलिटी ड्यूरिंग द ट्रांसिट। तो जब जहाज चलता है और अपना क्या है सामान खाली करता है और नया सामान चढ़वाता है, तब आपके अंदर क्या ब्लास्ट वाटर का अरेंजमेंट होता है इसमें। आप कौन सा ऐसा एक ट्रेड कहोगे जो कि आपका ब्लास्ट वाटर को रिलीज करने से हो रहा है, अगर हम जगह जगह पे ब्लास्ट वाटर को रिलीज करें? तो बेसिकली पहले ब्लास्ट वाटर समझना पड़ेगा। तो जब आपका कोई एक भी बड़ा सा कंटेनर शिप होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें पानी भरा जाता है, ताकि इसका जब ये खाली रहे शिप, अभी इसके ऊपर कोई कंटेनर नहीं है, तो जब ये खाली रहे तो ये इस तरीके से डोले नहीं, जैसे लेटरल बहुत ज्यादा जब वेस्ट पड़े तो ऐसे डोले नहीं, और आपका क्या हो यहाँ पे पानी की वजह से हैवी और मेंटेन रहे। लेकिन क्या होता है जब वापस से हम इसके ऊपर लोडिंग करते हैं, तो जैसे जैसे लोडिंग करते जाते हैं हम पानी को यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि अब तो हैवी हो गया है लोडिंग करने से। और इस वजह से क्या होता है आपका ये ब्लास्ट वाटर जो है वो अगर अनट्रीटेड फॉर्म में आपने छोड़ दिया, तो इसमें एक केस होता है, मान लो कि एक जहाज चला था सपोज करो इंडिया से, और इंडिया से चल के गया था यूएस से, तो अब यूएसए में खाली हो गया तो इसने ब्लास्ट वाटर वहां पे निकाल दिया, फिर वहां से ब्लास्ट वाटर को भरा, है ना। और भरने के बाद में वहां पे खाली था, तो भरते 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 मान लो अब वहां से चलते हुए यूएसए से चलते हुए आ रहा है अफ्रीका आया आपका, और अफ्रीका में फिर इसने क्या किया, वापस से माल उठाया तो वहां पे फिर ब्लास्ट वाटर खाली कर दिया। इस तरीके से आपका ये वाटर जो होता है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्वेजिव मराइन स्पीशीज जो है वो ट्रेवल कर सकती है इस पानी के साथ में। ठीक है, इन्वेजिव मराइन स्पीशीज जो है वो ट्रेवल कर सकती है। और इन्वेजिव स्पीशीज उसको बोलते हैं अपन जो बहुत फास्ट कॉलोनाइज करे और नेचुरल इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचाए। एल्गल ब्लूम्स, टेरेस्ट्रियल इनपुट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स और पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ये भी कुछ हद तक सही हो सकते हैं,
बट जो मेन है वो क्या है, इन्वेजिव मराइन स्पीशीज। लेट्स मूव ऑन अगले सवाल पे। Remote sensing of ocean atmospheric parameter carried out in the microwave channels is based on the phenomena of। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है कि जहां हम जा नहीं सकते हैं, तो जिस एरिया पे हम जा नहीं सकते तो हम सैटेलाइट के थ्रू उसको देखते हैं और उसको सेंस करते हैं कि क्या चल रहा है उसके अंदर। तो रिमोट सेंसिंग जो है ओशियन एटमॉस्फेरिक पैरामीटर के बेसिस पे की जाती है और इसके अंदर माइक्रोवेव रेस को यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम क्या देखते हैं, तो भाई साहब हम इमिशन देखते हैं कि जो भी बॉडी आप देखना चाह रहे हो जिसको, तो उसके अंदर से किस तरह से माइक्रोवेव वेव्स निकल रही है, तो उसका एमिशन देख के हम अंदाज लगाते हैं कि प्रोसेस क्या चल रही होगी वहां पे, और हमारा रिमोट सेंसिंग का कामकाज जो होता है वो इस तरीके से चलता है। कई बार क्या होती है, कई बार रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाँ, कई बार रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग को भी एनालाइज किया जाता है। इनको भी एनालाइज किया जाता है कब, जब इमिशन बहुत ज्यादा वीक होता है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा इमिट हो नहीं रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। A starch containing wastewater sample with high BOD, calcium chloride and sodium nitrate was subjected to aerobic oxidation using a designed bacterial consortium। ठीक है, consortium। The oxidized product will have, तो अगर जब ऑक्सीडाइज करेगा वो, तो ऑक्सीडाइज में वो क्या क्या बनाएगा, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मतलब वो अल्टीमेटली क्या दे देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये Cl2 N2 वगैरह कोई लेना देना ही नहीं है, N2 इस तरीके से प्रोड्यूस होने लगती है, तो क्या क्या था फिर, तो यहाँ पे जो ये है आपकी O2 एंड CO2, कुछ हद तक सम रेजिडुअल ऑक्सीजन भी रहती है इसके अंदर, सम रेजिडुअल O2। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए था इनको कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट O2 की बात कर रहे हैं या इस तरह से रेजिडुअल O2 की बात कर रहे हैं। अगर रेजिडुअल O2 की बात कर रहे हैं तो फिर सी आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरह की बात नहीं कही गई, तो डी जो है वो ज्यादा बेटर आंसर इसमें माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, तो सबस्ट्रेट है हमारे पास में स्टार्च, उसका एरोबिक फर्मेंटेशन जब होगा, एरोबिक फर्मेंटेशन होगा ना, ये लिखा हुआ एरोबिक ऑक्सीडेशन सॉरी, तो इस केस में क्या होगा आपका CO2 का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A wastewater has BOD of 1500 mg per liter and COD of 2400 mg per liter। तो मैंने तुमको बोला था COD का मतलब बताओ जरा, कमेंट में करके बताओ इसका मतलब। Assuming 80% treatment efficiency in an activated sludge bioreactor, the BOD upon COD ratio of the treated effluent will be। Now यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझने की जरूरत है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है उन्होंने, मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, हम 80% एफिशिएंसी लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं, तो थोड़ा दिक्कत जा सकती है। जरा समझते हैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन डिमांड कितनी रहेगी हमको, 1500। इस 1500 में से आपने क्या किया, 80% तो क्लीन कर दी, तो अनट्रीटेड है ये और ट्रीटेड की अगर बात करें अपन, तो आपने कितनी रिमूव करी, इसमें से 80% रिमूव करी, तो 20% बची। तो 1500 का 20% कितना हुआ, 10% 150, 20% 300 mg पर लीटर। सही है, ये ट्रीटेड हो गई, तो ये तो हो गया बीओडी का वैल्यू। अब यहाँ पे सीओडी की वैल्यू नहीं दे रखी, सबसे बड़ी बात ये है कि अज्यूमिंग 80% ट्रीटमेंट एफिशिएंसी इन द एक्टिवेटेड स्लज बायोरिएक्टर, तो अब ये सीओडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। चलो सीओडी को लेके देख लेते हैं। अब सीओडी को अगर लेके देखें तो सीओडी की है 2400 या अनट्रीटेड की 2400 का, फिर वापस 80% अगर कर देंगे तो आपका कितना बचा, 80% हो गया, 20% 10% 240, और अगली बार फिर से 240, तो कितना हो गया 480 mg पर लीटर। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सीओडी में भी 80% का ट्रीटमेंट हुआ है, बीओडी में भी 80% का ट्रीटमेंट हुआ है, और अगर दोनों का रेशियो बनाएंगे अपन सीओडी बीओडी अपॉन सीओडी, तो 300 अपॉन 480, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 300 अपन 480 को, तो तुम देखोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 5/8, और 5/8 है, अब मान लो 0 पॉइंट लगाया तो ये हुआ 50, तो 8 1 जा, और इधर आ जाएगा 8 6 जा, है ना, फिर 625 0.625। इस केस में आंसर होना चाहिए सी, जब हमें मान के चले कि सीओडी जो है वो भी उतनी ही ट्रीट हो रही है जितनी बीओडी ट्रीट हो रही है, बट इस तरह का कोई मैकेनिज्म दिया नहीं है, तो एक बार हम मान के चलेंगे कि सीओडी उतनी है, तो अगर सीओडी उतनी है तो फिर आंसर हो जाएगा 300 बीओडी बची, सीओडी उतनी है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं क्या, बट ठीक है मान लेते हैं अभी के लिए। तो ये हो गया 1/6, 1/6 मतलब ये कितना हो गया आपका, 1/6 नहीं यार क्या कर रहा हूँ, 1/8, 1/8 अगर डेसिमल में लिखेंगे 1 के स्केल पे तो होगा 125, 0.125। ये ज्यादा बेटर है क्योंकि हमको CO2 के बारे में बोला नहीं है कि कितनी उसके अंदर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी है, और इस केस में
0.125 से ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे अगर हम कंप्लीट मान के चले कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया 80-80% का, तो 625 आ रहा है ये वाला ऑप्शन। लेकिन अगर हम मान के चले कि थोड़ा रियलिस्टिक मानते हैं कि थोड़ा बहुत CO2 तो निकाल मतलब ये थोड़ा बहुत जो आपका COD होगा ये भी आपका क्लियर हो रहा होगा, इस केस में जो क्लोजेस्ट आंसर है वो है 0.25। अच्छा, आप किसी के पास में इससे बेटर अगर कोई सॉल्यूशन हो तो वो बता सकता है कमेंट में, आई एम हैप्पी टू हियर दैट एज वेल। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल क्या होगा? Okay, the slaughterhouse waste was subjected to anaerobic digestion if the operation condition are mesophilic। mesophilic मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो mesophilic का मतलब है कि वहां पे जो आपका क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो ठीक ठाक होगा। देन द बायोगैस विल हैव, तो बायोगैस विल हैव व्हाट? स्लॉटर हाउस है, वेस्ट वाटर है, एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू हो रहा है, और इसमें क्या है आपका मेसोफिलिक कंडीशन दे दी गई है। तो बायोगैस में क्या क्या होगा? CO2 तो होगी, CO2 4 जगह है, तीन जगह है ना। मिथेन भी होगी क्योंकि मिथेन आपका होगा, बायोगैस बन रही है तो मिथेन सही है, CO2 सही है। अब H2S और हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। तो या ये भी आपकी क्या होती है अल्टीमेटली बनी जाती है। सो इसमें मेसोफिलिक डाइजेशन में हम क्या करते हैं, H2S भी बनाते हैं, CO2 भी डालते हैं और CH4 भी डालते हैं। ठीक है, ये एक बार हाइड्रोजन मेरे को चेक करना पड़ेगी, शायद हाइड्रोजन का इशू है इसके अंदर, हाइड्रोजन नहीं बनती है, मुझे चेक करना पड़ेगा ये वाला, एक बार मैं चेक कर लूंगा इसको, अभी चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। A pilot plant treating organic waste in aerobic and continuous mode was running with a constant organic load। ठीक है, तो एक प्लांट है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट कर रहा है एरोबिक और कंटिन्यूस कंडीशन में। It was observed that after 3 days, the dissolved oxygen level had increased from 3 mg per liter to 4.5 mg per liter। मतलब आपका dissolved oxygen जो है उसका लेवल बढ़ गया। मतलब जो आपके बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं, हम तो क्या चाहते हैं भैया, हमको तो क्लीन करना है, तो वो यूज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इस केस में हम बोलेंगे क्या कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, इसमें हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो एफिशिएंटली रन नहीं कर रहा है। और एफिशिएंटली नहीं रन करने की वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जितनी हम ऑक्सीजन दे रहे हो उतनी यूज नहीं हो रही है, और यूज नहीं हो रही तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल वहां पे बढ़ रहा है। बाकी ऑप्शन तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तुमको समझ में आने लगेगा कि हाँ यार ये कोई रेलेवेंट बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An anaerobic flask containing 50 ml of media with glucose as a sole carbon source, सिर्फ ग्लूकोज है सोल कार्बन सोर्स की तरह, और इसके अंदर हमने कंसोर्शियम में मिथेनोसार्सिना भी डाल दिया है और बेसिलस भी ले लिया है। तो मिथेनोसार्सिना और बेसिलस का बेसिकली ये बेटल टाइप है। और इसके अंदर हो क्या रहा है, 2 वीक के बाद जो इंक्यूबेशन होगा उसके बाद क्या होगा, तो आंसर इज नो ग्रोथ। बिकॉज जो बेसिलस है, बेसिलस बेसिलस क्या है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, फास्ट ग्रोथ, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बहुत तेजी से कर लेता है। और जो मिथेनोसार्सिना है उसकी पॉपुलेशन ग्रो होने से पहले ही वहां पे ऑक्सीजन जो होती है उसका डिप्लीशन हो चुका होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेन चीज होती है कि मिथेनोसार्सिना को ग्रो करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और सॉरी ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है, फास्ट ग्रोथ में ऑक्सीजन ज्यादा देता है तो ग्लूकोज भी ज्यादा यूज करता है ना ये, तो ग्लूकोज की जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है बेसिलस को, इस वजह से आपको यहाँ पे मिथेनोसार्सिना को ग्लूकोज उतने अच्छे से मिलेगा नहीं, तो वो ग्रो कम करेगा। और एट द एंड फिर क्या होगा, थोड़ा और आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास में क्या होगा, 2 वीक में नो ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो, अच्छा ठीक है ये बात होगी ना। हाँ, तो बेसिलस के बारे में बातचीत हुई और मिथेनोसार्सिना जो है उसका कहानी नहीं चल पा रही, तो नो ग्रोथ। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे बेसिकली, ये बैच कल्चर के बारे में बात करें ना, और तो न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। राइट, हो गया। राइट, तो भाई साहब ये था आपका सैकर्ड सीरीज का इन्वायरमेंटल बायोटेक का सेटअप। कल अपन लाइव डाउट सेशन रखेंगे, टाइम होगा 7 से, फिर 7 से 9 रखा है मैंने, 7 से 9 के बीच में इस पर बातचीत कर लेंगे, है ना, जिसमें हम बात करेंगे एक तो कि एग्जाम पेपर कैसे स्टडी करना है, मतलब कैसे उसको 3 घंटे को एनालाइज करना है, वो मैं परसों बताऊंगा, मतलब थर्सडे को ये वाला रहेगा। लेकिन कल जो है हमारे जो भी तुम लोगों के डाउट्स थे कमेंट में उसको कवर करेंगे, और टेस्ट जो है वो देते रहो, टेस्ट मिस नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में है पूरा का पूरा सेटअप, अभी जो लिंक्स अपडेटेड नहीं है वो अपडेट हो जाएंगी, चिंता मत करो। और प्लीज थोड़ा सा अपने मन पे काबू करो, शांति रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, इसी के साथ आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, एंड लिटरली थैंक यू। जिस हिसाब के तुम्हारे कमेंट्स और जिस हिसाब का तुम्हारा सपोर्ट है, it's all because of your efforts and your dedication and your support. So आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल लाइव।